और चर्च जाना उनके लिए बहुत जरूरी बना दिया गया था। हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था वेलेजली। उसने 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने वाले हर अंग्रेज सैनिक के लिए यह कानून बना दिया था कि रविवार के दिन उन्हें चर्च जाना बहुत जरूरी है। अगर वो चर्च नहीं जाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, उनकी सुविधाएं घटाई जा सकती हैं। तो सभी अंग्रेज तनख्वाह के लालच में, प्रमोशन के लालच में या थोड़ा डर कर चर्च जाया करते थे हर रविवार को। और ये वेलेजली नाम का ही अंग्रेज अधिकारी था जिसने रविवार की छुट्टी कराई थी पूरे भारत देश में, जो दुर्भाग्य से आजादी के 63 साल के बाद आज भी चल रही है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होगा क्योंकि उस दिन चर्च जाना है। और ये छुट्टी पहले की गई थी अंग्रेज अधिकारियों के लिए, बाद में ये छुट्टी कर दी गई भारतीय सैनिकों के लिए, और भारतीय सैनिकों के साथ भारतीय नागरिकों के लिए जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। तो 10 मई को रविवार था। सारे अंग्रेज सैनिक रविवार के दिन यहाँ मेरठ के चर्च में गए हुए थे। वो चर्च की बिल्डिंग अभी भी टूटी फूटी यहाँ आप देख सकते हैं, जो कैंट एरिया में है। इधर भारतीय सैनिकों ने संकल्प कर लिया था कि अभी अंग्रेजों को सबक सिखा देना है। तो जब अंग्रेज चर्च में अंदर घुसे हुए थे और अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई, बगावत हुई और सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने यहाँ का चर्च जला दिया, चर्च में आग लगाई। तो जो अंग्रेज चर्च के अंदर भरे हुए थे वो सब के सब अंदर जल के भस्म हो गए। उनकी कुछ स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों को भी उसमें जल जाना पड़ा, और कुछ छोटे बच्चे थे उनको भी उस चर्च में जल जाना पड़ा। कुछ बच्चे और कुछ स्त्रियां संयोग से निकलकर बाहर आ गए थे, लेकिन उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि चर्च में आग लगाने का काम भारतीय सैनिकों ने जरूर किया था, लेकिन आग लगते समय हजारों की संख्या में मेरठ के नागरिक भी वहां, उनके मन में गुस्सा इस बात का था कि एक भी अंग्रेज को यहां से हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, जो भी चर्च के अंदर है उसको तो अब यहां से सीधे भगवान के पास ही भेजेंगे। उसी के बाद चर्च जलने के बाद यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के जितने बंगले थे एक एक करके सब में आग लगाई गई, और उन बंगलों में जलकर कई अंग्रेज अधिकारी राख हो गए, खाक हो गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मेरठ नगर के नागरिकों के साथ मिलकर पूरे शहर में एक एक मोहल्ले में ये ढूंढना शुरू किया कि कहाँ अंग्रेज छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली कि काफी अंग्रेज अपने घरों से भागकर किसी दूसरे के घर में छुप गए हैं, गलियों में चले गए हैं, और भारतीय सैनिक उनको ढूंढते रहे। शाम हो गई और शाम करीब 6-7 बजे तक आते आते मेरठ में एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। सभी अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों ने और मेरठ के नागरिकों ने मिलकर कत्लेआम कर दिया। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत हैरानी होगी कि सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, सैनिकों के पास तो संगीनें थी, तलवारें थी, उनसे वो अंग्रेजी सैनिकों के सामने लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मेरठ के जो नागरिक थे उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, उनके हाथ में तो तलवार नहीं थी। तो अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि मेरठ के नागरिकों के हाथ में फसल काटने वाला हंसिया था, जिससे फसल काटी जाती है। गेहूं की फसल हम काटते हैं, धान की फसल काटते हैं, वो हंसिया था लोगों के हाथ में। और उस हंसियों को लेकर माताएं बहनें सड़क पर और भाई भी सड़क पर घूम रहे थे, और जहां कोई अंग्रेज मिलता था गर्दन उसकी हंसिये से काटते थे। सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, तलवारें थी चलाने के लिए, लेकिन साधारण नागरिकों के हाथ में तो हंसिया था। कुछ साधारण नागरिकों के बारे में अंग्रेज दस्तावेज बताते हैं, अंग्रेजी दस्तावेज, कि उनके हाथ में खुरपी थी, खुरपा था, हंसिया था। ऐसी चीजों को लेकर ये सारे नागरिक इकट्ठे हुए थे। और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली जो बात है वो ये
कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जब इन नागरिकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि मेरठ के आसपास के लगभग 40 से ज्यादा गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। इन 40 गांवों की पूरी सूची है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये सब गांव मेरठ के आसपास के गांव हैं। कुछ गांव हैं जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में हैं और कुछ गांव हैं जो मेरठ से मोदी नगर के बीच में है। इन 40 गांवों के नागरिकों की संख्या हजारों में थी जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से कत्लेआम करा दिया। उसके बाद रात हो गई, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा, तो भारतीय सैनिकों ने तय कर लिया कि अब क्या करना है। तो अब उन्होंने कहा दिल्ली चलना है और दिल्ली चलकर अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र है उस पर कब्जा करना है। तो लगभग 2000 भारतीय सैनिक, उनके साथ कुछ भारतीय नागरिक जो सामान्य नागरिक थे, गांव से इकट्ठे होकर आए थे, इन लोगों ने घोड़ों की और कुछ खच्चरों की व्यवस्था की और उन पर बैठकर ये सारे सैनिक रातों रात दिल्ली के लिए निकल गए। सवेरा होते होते ये दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को 1857 के साल में दिल्ली में 2000 मेरठ के सैनिक जो भारतीय सैनिक थे और 1500 से ज्यादा लोग जो गांव के सामान्य नागरिक थे, इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ आकर गले मिले और उन्होंने कहा कि हमें तो क्रांति दिल्ली में भी करनी है, राजा माने तो अच्छा है, नहीं माने तो हम तो क्रांति करेंगे। अब मेरठ के सैनिक, दिल्ली के सैनिक इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने बहुत देर तक सोचते हुए कहा ना हाँ ना ना। एक स्पष्ट रूप से हाँ भी नहीं कह रहा था, दूसरी तरफ से ना भी नहीं कह रहा था। फिर मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को कहा कि देखो, आप अगर लड़ाई लड़ो हमारे साथ तब आपका नाम इतिहास में रहेगा, नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ने ही वाले और वैसे भी आप मारे जाओगे। अंग्रेज आपको हमारा जासूस कहेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे और हम आपको अब बिना लड़ाई लड़े छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप राजी राजी आते हो हमारे साथ तो अच्छा है, नहीं तो बेराजी हम आपको ले ही लेंगे अपने साथ। बहादुर शाह जफर ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने मेरठ के सैनिकों से कहा कि भाई मेरे पास तो राजा की पदवी भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने छीन ली है। मैं तो नाम का राजा हूं, ना मेरा कोई कानून यहाँ चलता है, ना मेरा कोई हुक्म मानता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई धन दौलत है। मैं तो गरीबी में जीवन बिता रहा हूं, मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं दे सकता, पगार नहीं दे सकता। तो मेरठ के सैनिकों ने कहा कि हम तनख्वाह और नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से आजाद कराना है देश को, इसके लिए लड़ रहे हैं। और हम आपसे वेतन मांगने नहीं आए, वेतन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हम उसका इंतजाम कर लेंगे, आप तो बस घोषणा करो कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करना है। तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के सैनिकों के दबाव में, दिल्ली के सैनिकों के दबाव में घोषणा कर दी और उस घोषणा का बहुत बड़ा असर हुआ। पूरी दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए पूरी दिल्ली। आप देखो, मेरठ से 2000 सैनिक गए थे और लगभग 1500 साधारण लोग गए थे। इन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर 2-3 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और उन 50,000 सैनिकों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ उस जमाने में दिल्ली में हुआ करता था दरियागंज का इलाका। ये जो दरियागंज आज आपको दिखाई देता है, ये पूरा अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। अंग्रेजों के सारे बड़े अधिकारी इसी दरियागंज इलाके में रहा करते थे। अंग्रेजों के जितने बड़े ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, वो दरियागंज इलाके में चला करते थे। अंग्रेजों का एक बड़ा चर्च दरियागंज में था, वो आज भी है। एक हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज भी है। और अंग्रेजों की सरकार जो मुद्रा बनाती थी, सिक्का छापती थी, उसका छापा खाना भी दरियागंज में ही हुआ करता था। और अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था उस जमाने में, उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी दरियागंज में। माने ये दरियागंज सबसे महत्वपूर्ण इलाका था अंग्रेजों का। तो इन
मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर दरियागंज पर ही धावा बोला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक दिन पूरा और आधा दिन अगले दिन, माने 1.5 दिन के अंदर मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर 11,000 से ज्यादा अंग्रेजों को खत्म कर दिया। दिल्ली में 1.5 दिन के अंदर 11,000 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जब इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली की खबर जहां जहां तक पहुंची वहां वहां तक अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली, 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, अंग्रेजों की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र एक दिन पूरा और आधा दिन, माने 36 घंटे में पूरा दिल्ली आजाद था अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहां जहां था सब जलाकर क्रांतिकारियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहरा गया।